हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि कहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल पॉइंट पे होते हैं। जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ पर अकॉर्डिंग टू कीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। बट ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी ह्यूमन नेचर पे करती है, तो एग्रीगेट डिमांड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। मतलब कहने का ये अकॉर्डिंग टू कीन्स तो हमने पढ़ा था वेयर एडी एंड एएस इक्वल, वहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में चूँकि ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम हमारा 3 पॉइंट्स पर हो सकता है। वो एक होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो जाए, या दोनों इक्वल है, और या फिर जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि ये 3 सिचुएशन आ सकती हैं। मतलब एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम है जो हम बहुत शॉर्ट में स्टडी करेंगे। ये आपको बता दें पहले ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद हम बताएंगे एक्सेस डिमांड होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, और डेफिशिएंट डिमांड होती है तो इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों, ये देखिए, ये कीन्स का डायग्राम है जिसमें उन्होंने इक्विलिब्रियम बताया है कि कहाँ पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जहाँ पर हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हैं और उनका यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब होता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका किसी वजह से यूज़ ना हो रहा हो, या उनका यूज़ हो चुका हो फिर भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो ये 2 सिचुएशंस भी इकोनॉमी में आ सकती है। बच्चों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने आपको एक पहले वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि उसके बिना ये आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि उसके बाद की ये सिचुएशन से पहले तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। क्या नाउ वो सिचुएशंस जो हम कह रहे हैं वो भी आ सकती हैं इकोनॉमी में। देखिए, एक सिचुएशन तो ये आ सकती है इकोनॉमी में जब सपोज करिए कि इसके नीचे है एग्रीगेट डिमांड, कैपेबिलिटी है इकोनॉमी की कि यहाँ तक आ सके, लेकिन इक्विलिब्रियम यहीं पर हो गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, एग्रीगेट सप्लाई अभी यहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रखती है, मतलब इकोनॉमी में सोर्सेज अवेलेबल है, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है किसी भी वजह से। चाहे उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, चाहे उनको यूज़ करने के लिए आपके पास क्वालिटीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई अवेलेबल है, मतलब आप अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? ये जो सिचुएशन है ये आपकी कहलाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं रिसोर्सेज बट किए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने देखा था ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पर जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पूरी की तरह यूज़ हो रहे हैं। ये एक सिचुएशन है जो हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब दूसरी सिचुएशन आ सकती है, इसके ऊपर चला जाए एग्रीगेट डिमांड का कर्व, एडी, ये AD1 ले लेते हैं, ये AD2 ले लेते हैं। बस ये आपको खाली वेरिएट करने के लिए, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन ना हो कि हमने कौन सा लिया। तो आप उसको कुछ भी साइन ADA दे सकते हैं, ADB दे सकते हैं, कुछ भी आप दे दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्या था, O1 O2। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए, सप्लाई क्या है, डिमांड हमारी ऊपर है,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, सप्लाई कम है, सप्लाई इस पॉइंट तक है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है बट सप्लाई हमारी उतनी नहीं है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अब तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हम यूटिलाइज कर नहीं सकते उनको किसी भी तरीके से, हम डिमांड को मतलब डिमांड बढ़ी हुई डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, जब ऐसे सिंपली मार्केट में लीजिए कोई चीज़ कम है और मांगने वाले ज़्यादा है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ा देता है दुकानदार फटाक से। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेंडेंसी होगी कि उन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई पूरी कर नहीं सकते हैं प्रोड्यूसर्स, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्राइस बढ़ने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर एक संभावना होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोड्यूसर कोशिश कर करके सप्लाई को इंक्रीज कर ले। तो ये सिचुएशन तो इकोनॉमी के लिए अच्छी कही जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में आने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन होने लगता है। इन्फ्लेशन का मतलब मनी वैल्यू कम होने लगती है। जो चीज़ हमें कम पैसे में पहले ज़्यादा मिल जाती थी, अब उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में भी कम चीज़ हमें मिलने लगती है। तो ये 3 सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये अंडर, ओवर, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 सिचुएशंस किसी भी इकोनॉमी में आ सकती हैं। अब ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं होता, सब कुछ संतुलन में रहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होना है। इन दोनों सिचुएशंस में इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो अब हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एक्सेस डिमांड, एज इट इज़ क्लियर विद द हेडिंग, एक्सेस मतलब डिमांड जहाँ पर ज़्यादा है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, AD इज इक्वल टू AS। अब इसका क्या मतलब है, AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है। जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, वहाँ हम कहते हैं एक्सेस डिमांड है। मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल गुड्स एंड रिसोर्सेज है, दे आर फुल्ली यूटिलाइज, बियॉन्ड दैट डिमांड इज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती जा रही है। दूसरे कई रीज़न होते हैं डिमांड बढ़ने के, जो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों, क्या रीजंस होते हैं। बट फर्स्ट कि क्या चीज़ है ये एक्सेस डिमांड, क्या है। देखिए फिर से हम कर्व पर आते हैं। AS हमेशा 45 डिग्री पे बनता है, याद रखिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इकोनॉमी की एक कैपेसिटी होती है, वो एग्रीगेट सप्लाई को फिक्स रखती है, उसकी उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो एक सरप्राइजिंग वे में होता है। या तो कोई नया इन्वेंशन हो गया, कोई नई खोज हो गई, कहीं से तेल का कुआं मिल गया, कहीं से कोई ऐसी खोज हो गई जिसने सप्लाई को बढ़ा दिया, वो बहुत रेयर केस होता है। इन द शॉर्ट टर्म हम ये मानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज फिक्स्ड, डिमांड खाली ऊपर नीचे होती है। तो अब हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड को, यानी कि इस लेवल से डिमांड ज़्यादा है, होनी चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर E1 पॉइंट पर, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। बच्चे देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा, E से लेकर के E1 डिमांड ज़्यादा है, जो कि सप्लाई क्योंकि बढ़ नहीं सकती, सप्लाई हमारी इतने पर ही फिक्स है और डिमांड इतनी है। ये जो डिफरेंस है E से लेके E1 का, या हम इसको AB पॉइंट दे देते हैं, तो AB का जो डिफरेंस है AD A1 का, AD1 माइनस AD, ये होता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। इन दोनों कर्व के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, वो जो डिफरेंस होता है उन दोनों का कि कितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस AD
और A1 का जो डिफरेंस है, AD1 का जो डिफरेंस है वो हमारा होता है इन्फ्लेशनरी गैप। कॉजेज़ ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्यों ऐसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमिक में जो कि सब चीज़ इक्वली चल रहा है, जितना सप्लाई हो रही है उतना ही डिमांड हो रही है अकॉर्डिंगली, क्योंकि उतना ही पेमेंट मिलता है लोगों को, तो वो अकॉर्डिंगली खर्च भी करते हैं। तो फिर उसके बाद भी ये सिचुएशन क्यों आ जाती है कि एक्सेस डिमांड हो जाता है? इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस मतलब घाटे का बजट। गवर्नमेंट कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए डेफिसिट फाइनेंस शो करती है, यानी कि घाटा शो करती है। उस घाटे को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, सेंट्रल बैंक से बोरो करती है फंड। जब वो फंड बोरो करती है तो वो एक्सपेंडिचर करती है, उस एक्सपेंडिचर के थ्रू अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सेस डिमांड हो। अब अभी ये बताएंगे आपको गवर्नमेंट क्यों चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है एक्सेस डिमांड हो इसलिए क्योंकि जब एक्सेस डिमांड होगी तभी वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट और किसी भी तरीके से डिमांड पूरा करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगी। मतलब आप कोशिश तभी करते हैं जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक्स में भी कहा जाता है कि जब भूख लगती है तभी आदमी खाना खाने के लिए परिश्रम करता है, कोशिश करता है। तो जब आपको भूख लगेगी, जब आपके पास डिमांड आएगी, तभी आप आगे के लिए प्रोडक्शन के लिए कोशिश या ट्राई कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज ढूंढेंगे, नई इन्वेंशंस ढूंढेंगे, आपको जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी की तरीके से आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है कोई इकोनॉमी तो उसका क्या मतलब होता है, इकोनॉमी इज़ प्रोग्रेसिंग। किसी भी तरीके से आगे बढ़ना, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, मतलब वो चीज़ प्रोग्रेस कर रही है। तो इकोनॉमी में भी इस चीज़ को करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंस को लाती है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, हमारी कंज्यूम करने की क्षमता या इच्छा बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है चाहे इनकम की वजह से, चाहे फैशन की वजह से, चाहे हमारी कभी कभी ज़रूरतें ऐसी आ जाती है कि हमें अपनी एपीसी या एमपीसी को बढ़ाना पड़ता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ानी पड़ती है। तो ये भी एक पॉइंट होता है एक्सेस डिमांड का। तीसरा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम जनरली करते हैं सेविंग के अगेंस्ट में। जो हम सेविंग करते हैं उसको हम बैंक में जमा करते हैं और उस सेविंग को बैंक किसी न किसी इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उस हमारी सेविंग को यूज़ करता है। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बिना किसी सेविंग के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, जो कि केवल गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्ट करने को किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी सेविंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो या तो नोट छाप लेती है, रिजर्व बैंक से फंड उधार ले लेती है, या विदेशों से हेल्प ले लेती है कभी कभी। तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं अपने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ती है, लोगों के पास इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है, ये 3 पॉइंट है जिनकी वजह से इकोनॉमी इन एक्सेस डिमांड को फेस करती है। अब क्या इफ़ेक्ट होते हैं एक्सेस डिमांड के, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे शॉर्ट में आ जाता है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। 2 लाइन में भी आपसे पूछा जा सकता है ये। तो आप याद रखिए हमेशा ये 3 पॉइंट शॉर्ट में आप कर सकते हैं, छोटा छोटा एक लाइन में डिस्कस कर दीजिए। और इफ़ेक्ट सिंपली आप कहेंगे जब एक्सेस डिमांड होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का उसके साथ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ने से डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होना फिर से सप्लाई बढ़ाने के लिए
एक तरीके से एनकरेज करता है इकोनॉमी को। तो आप ये कह सकते हैं एक्सेस डिमांड इज गुड फॉर इकोनॉमी प्रोग्रेस। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड का कम होना, वेयर AD इज लेस देन AS। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा ये था E, जहाँ पर हम इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे और इतना आउटपुट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बट कंडीशन क्या है इकोनॉमी की, AD इज़ लेस देन AS, यानी कि AS कर्व ये है यहाँ कहीं भी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे कहीं भी। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया E1। यहाँ क्या है, AD हमारा इतना है जबकि AS हमारा इस पॉइंट पर, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई अभी ज़्यादा है, डिमांड नहीं हो रही है। और ये जो गैप हमारा बना AB, यानी कि AD और AD1, AD माइनस AD1, ये हमारा होता है डिफ्लेशनरी गैप। इसको कहते हैं जो इस सिचुएशन के बीच का अंतर होता है फुल एम्प्लॉयमेंट और जहाँ पर हम हैं, वो होता है अगर कम है डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है अगर डिमांड का जो इक्विलिब्रियम हो रहा है हमारा, तो हमारा जो गैप होता है उस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। मतलब इतना इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, अभी सप्लाई बढ़ा करके डिमांड को पूरा किया जा सकता है, बट क्योंकि लोगों के पास सोर्सेज नहीं होंगे शायद खर्च करने के लिए, तो वो सप्लाई को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी सिचुएशन आती है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब डेफिसिट डिमांड होती क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके, क्यों होती है? बच्चों याद रखिए, अगर आपको एक्सेस और डेफिसिट में से एक भी समझ में आ गया, दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। उसमें क्या था, AD जो एक्सेस डिमांड का कर्व था वो ऊपर होता है AD फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से, इसमें नीचे होता है। इसमें नीचे का गैप डिफ्लेशनरी गैप होता है, ऊपर वाले में का गैप था इन्फ्लेशनरी गैप। अभी सेम चीज़ इसमें भी है, उसमें जो चीज़ बढ़ने से रीज़न होते हैं, जो चीज़ इकोनॉमी बढ़ने का या मनी बढ़ने का या जो भी आपने उसमें लिखा था उसका जस्ट अपोजिट इसमें कर दीजिए एक्सप्लेन, तो आपके कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड बन जाएगा। कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से एक्सेस डिमांड हो जाती है। गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करती है जिससे पब्लिक के पास इनकम ज़्यादा आ जाती है और वो एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर रही है, सेविंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसके खर्चे उतने नहीं हो रहे हैं जितना कि वो सेविंग कर रही है, तो उसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड यानी कि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। दूसरा है डिक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, उसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज इन ऑटोनॉमस, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट्स करती है अपनी तरफ से, जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई मार्केट में आ जाती है गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो मनी सप्लाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होने से रुक जाती है, यानी कि लोगों के पास मनी, या आप कहेंगे कि क्या है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यहाँ पर है डिक्रीज इन कंजम्पशन, उसमें था इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या डिक्रीज इन कंजम्पशन। लोगों की कंजम्पशन में मतलब अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप सेविंग ज़्यादा करेंगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दिस नेक्स्ट है डिक्रीज इन फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट जो कभी कभी क्रेडिट ले लेती थी या डेफिसिट फाइनेंस, घाटे का बजट बना करके मनी सप्लाई बढ़ा देती थी मार्केट में, या बैंक का क्रेडिट कम कर देती थी तो मार्केट में मनी आ जाती थी। बैंक का क्रेडिट बढ़ा देगी तो मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी। तो मार्केट सप्लाई मनी कम होने से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस आ जाती हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं या इम्पैक्ट्स होते हैं? जैसे हमने आपसे उसमें कहा था कि ये गुड है, किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए एक्सेस डिमांड एक अच्छी सिचुएशन कही जा सकती है। इसमें क्या होता है, जब सप्लाई कम होती है, डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होता है, प्राइस
कम करे जाएंगे क्योंकि सप्लाई बहुत है अभी और डिमांड उतनी नहीं है, तो मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन का प्राइस कम करेंगे। अब जब प्राइस कम हो जाएगा तो यानी कि प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम हो गया। प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होने से क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट को, फर्दर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम होने से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी लोगों की, और इनकम कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कम होने से प्रोडक्शन फिर से कम करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन फिर से कम करना पड़ेगा तो क्या हो रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रही है। यानी कि जो चीज़ उसको बढ़ानी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ने से ही बच्चों सब कुछ होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है लोगों की, और वो आगे और एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे फर्दर प्रोडक्शन को एनकरेजमेंट मिलती है, जो कि डेफिशिएंट डिमांड में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है डेफिशिएंट डिमांड में, देखिए प्राइस कम करके उनको प्रोड्यूसर्स को सेल करनी पड़ती है, उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। उस प्रॉफिट कम होने से वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करने से एम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों के पास इनकम नहीं पहुंचती, इनकम कम होने से उनका एक्सपेंडिचर कम होता है, और इकोनॉमी और पीछे और पीछे और पीछे होती जाती है। क्योंकि इकोनॉमी एक साइकिल है, जो सिचुएशंस आती है उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम होता है। अगर वो एक्सेस में है तो आगे के लिए प्रोग्रेस करेगी, अगर वो पीछे है तो फिर पीछे ही हो जाएगी।